आपने कुछ चीजें की कहीं कि हमारे कहां से पैसा आएगा, जो 9,12,000 करोड़ रुपए बजट प्रस्तुत कर दिया है, आपके पास पैसा कहां से आएगा आपने ही रखा है। बड़ा लक्ष्य रखा जाता है, कोई बड़ा कार्य करने के लिए बड़े लक्ष्य की आपकी पूर्ति के लिए उस प्रकार का परिश्रम किया जाता है। मुझे याद है हम लोग 2017 में किसानों की बात करना था, लघु और सीमांत किसानों के पैसा कहेगा, ये चर्चा थी। बैंकर्स के पास जाते थे, परसेप्शन खराब था, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था। मैं उस समय के वित्त सचिव को बिठाया, मैंने कहा मुझे बताओ तो कि भाई खर्चा क्या है, क्या क्या कहां कहां पे है। और हम लोगों ने जो योजना बनाई थी और उसके बाद जो बजट बनाया था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने बजट से किसी बैंक से कर्जा नहीं, वित्तीय संस्थान से कर्जा नहीं लिया और प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी के कार्यक्रम संपन्न किया था। उत्तर प्रदेश ने किया था, ये पैसा हमने बजट से दिया था। आए थे बजट, प्रदेश का खजाना खाली, बैंक कोई को तैयार नहीं। हाँ, हमने लीकेजेस रोके, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया और प्रभावी अंकुश लगाने का था कि प्रदेश की वित्तीय सुदृढ़ होती हुई दिखाई दी। और आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे। पीएलए को हम लोगों ने इसीलिए बंद किया कि 31 मार्च तक जो पैसा खर्च वो वहां रहेगा या जिस योजना का पैसा जाएगा वो शेष पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि डंप पड़ता था, वो पैसा डंप पड़ा रहता था। उस पैसे का उपयोग हो सके, हम इसलिए उस पैसे को वापस लेते हैं और डिमांड के अनुसार फिर को यहां से वापस भेजते हैं, उसके अनुरूप ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। हम लोगों ने इस बारे में इस बात को, यानी जो यहाँ पे मैंने कि जो कुछ कल जो यहाँ पे एक अधिनियम पारित किया है माननीय सदन ने, एफआरबीएम से संबंधित रिजर्व बैंक की गाइडलाइन, ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है किसी भी राज्य के लिए और उसी को उत्तर प्रदेश फॉलो भी कर रहा है कि हम लोग एफआरबीएम की उस अंतर्गत ही हमारे ऊपर कोई भी कर्ज हो और हमारी अनुशासन हो उसके अनुरूप हो। और उत्तर प्रदेश देश के अंदर राज्यों में से है और उसमें अग्रणी राज्य है जिसने रिजर्व बैंक के इस गाइडलाइन को अक्सर पालन किया है और उसको कहीं भी विचलित नहीं होने दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी पर विशेष रूप से ध्यान दिया है और खास तौर पर जब आप कह रहे थे कि देखिए आपके समय में जो न्यू एक्सपेंडिचर होता था वह तो सामान्य वेतन, पेंशन आदि के मद में खर्च है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है यह जो पूंजी बनती है, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, इसके बारे में विशेषज्ञों के जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। नीति आयोग, रिजर्व बैंक को हो या अन्य वित्तीय संस्थान हैं, इसके बारे में बहुत सारी सी बातें कहते हैं कि अगर हम एक पैसा लगाते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो वह बदले में 5 से 6 गुना रिटर्न करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है, यानी रोजगार भी उचित होते हैं, लोगों के जीवन को भी आसान बनाने में वो योगदान देता है। और उत्तर प्रदेश में आपके यहां 16-17 में
उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वह 77,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह है 1,77,000 करोड़ रुपए से अधिक का। आप अनुमान करें कि सरकार रूप में इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और अगर आप इसको देखेंगे कि ये चीज और ये देश के अंदर सर्वाधिक है, कि इसमें हम कहीं पीछे हों, सब देश के अंदर है सबसे ज्यादा। मैंने इस बात को कहा था कि हम लोग जब आए थे देश के अंदर, जो हमारा डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो, बैंक में उत्तर प्रदेश का नागरिक जितना करता था उसका केवल 43 से 44 ही उत्तर प्रदेश के अंदर खर्च हो पाता था। हम लोगों ने इसको बढ़ा, उद्योग लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हुआ, तो आज ये लगभग 61-62% तक पहुंच चुका है। यानी लगातार वह पैसा यूपी में लगे, इसके लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके से लाखों नौजवानों ने अपने रोजगार के सृजन को भी बढ़ाने का काम किया है। आप एमएस रोजगार की बात कर रहे थे, आपने सही कहा कि सरकारी नौकरी के साथ साथ स्थानीय पर भी रोजगार का सृजन होना चाहिए और सबसे बड़ा उसका माध्यम होता है जिस राज्य के पास एमएसएमई का सबसे बड़ा नेटवर्क, मैन पावर होगा, कुशल मैन पावर होगा, वह राज्य बड़े औद्योगिक निवेश को करने में सफल हो। 17 के पहले ये संभावनाएं थी, लेकिन आप लोगों की सरकार के भय के नाते कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार नहीं था। यूनिट की हालत बहुत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हमने, ऐसा नहीं, हम लोगों ने तो प्रोत्साहन दिया उनको। मुरादाबाद का विकास वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। फिरोजाबाद का ग्लास सदियों से है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का सदियों से चली आ रही परंपरा है। गोरखपुर कोटा सदियों से परंपरागत चली आ रही परंपरा है। मुंबई की कालीन सदियों की परंपरा है। लेकिन ये सब हताश और निराश थे। इनका कोई पुरसहाल नहीं था, कोई पूछता नहीं था। सरकार आई, सरकार ने इनकी मैपिंग की, सर्वे करवाए, क्या कुछ हो सकता है, इन पे करके इनको कहां पे आवश्यकता पड़ती है, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, पैसे में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, प्रशिक्षण में कर सकता है। सरकार ने उसके साथ कार्रवाई प्रारंभ की। वन डिश प्रोडक्ट 2018 में हमने प्रारंभ किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। अकेले यूपी के पास 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। 3 करोड़ से अधिक एमएसएमई यूनिट, इस यूनिट में 3 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश कार्य कर रहे हैं। उससे रोजगार उनको प्राप्त हो रहा है, स्वरोजगार उससे प्राप्त हो रहा है। हर एक एमएसएमई यूनिट को हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की और हर एक एमएसएमई जो उसने रजिस्ट्रेशन है उसको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवा रही है। 5 लाख का ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। दूसरा, परंपरागत रूप से भी जो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे, क्या स्थिति थी उनकी? आते थे आदमी, ग्राम स्वराज की चर्चा करते थे,
ग्राम स्वराज प्रदेश के अंदर, ये ग्राम स्वराज जहां गांव हर एक चीज को लेकर गांव अपनी योजनाएं बनाता था, गांव अपनी योजनाओं को लागू करता था, गांव अपने अंदर व्यवस्थाओं को लागू करता था। और ये पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी गांव के अंदर ही हुआ। किसी चीज के लिए किसी पे निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे हमारे। गांव भी होता था, गांव के अंदर कारपेंटर भी होता था, गांव के अंदर राजमिस्त्री भी होता था, गांव के अंदर हर प्रकार का व्यक्ति होता था। एक दूसरे पर सबकी व्यवस्था निर्भर होती थी, व्यवस्था संचालित होती थी, एक सिस्टम के साथ बढ़ती थी। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के एक सौहार्द भी था, सब थी, लोग अपने अनुसार उसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन परिणाम क्या, 2000 यानी लगातार इसमें आई, और अंततः 2019 में हम लोगों ने विश्व श्रम सम्मान की स्कीम लागू की थी, टूल किट वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज बड़े पैमाने पर हम लोगों ने टूल किट उपलब्ध करवाने प्रारंभ किए, शिक्षण देना प्रारंभ किया है, बैंकों से सस्ते में लोन देना प्रारंभ किया है। प्रदेश के ही युवाओं के लिए जो हम लोगों ने स्कीम लागू की, उस स्कीम के अंदर ये सीएम युवा की वह योजना है जिस स्कीम के अंतर्गत मार्जिन के साथ ही हम लोग मार्जिन मनी देने के साथ ही गारंटी ब्याज मुक्त पहले चरण में 5 लाख रुपए का, दूसरे में 7 लाख का और तीसरे में 10 लाख रुपए तक का हम लोगों बैंक से लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्न, अब तक प्रदेश के अंदर 1,10,000 करोड़ 1,10,000 से अधिक नौजवानों को सीएम युवा योजना के अंतर्गत ने बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद की है। और मैं एमएसएमई से कहूंगा कि एक बार वह आपकी बात आपने जिन नौजवानों को बताया है आप दीजिए, और मैं मानता हूं हर जनप्रतिनिधि को रुचि लेनी चाहिए, उन्होंने का प्रशिक्षण हो और फिर उसके अनुसार वो बैंक से लोन लेंगे। उसका सब कुछ तो सरकार को देना है, वो मूलधन वापस कर दें, जो भी में मार्जिन मनी के बाद जो मूलधन बचता है उसको वापस कर देगा तो उसका बहुत अच्छा काम हो। लेकिन उसको क्या करना है, इसका प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और ये प्रशिक्षण विभाग करा रहा है, जनपद में हम उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। ये चीजें भी आपको दिखानी पड़ेगी, इसको हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन जो चीजें आपने यहाँ पे कही हैं है जो नीति आयोग देश के अंदर देश नीतियों के निर्माण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग ने देश के जो अपनी रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में जो जारी की है, उसमें उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर फ्रंट रनर श्रेणी में रखा है। और उन्होंने कहा है कि व्यय की गुणवत्ता, पूंजीगत निवेश, ऋण स्थिरता और राज्य अनुशासन के इन सभी मानकों पर राज्य को संतुलित माना है। और सीएजी ने भी इस बात को माना है कि राजस्व स्थिति और संतुलित वित्तीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश की उन्होंने सराहना की है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति, पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन के अंदर किया और मुझे लगता है आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर हमने काम किया है तो वह आने चाहिए, सभी के सामने, सबके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और पहली बार उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने आर्थिक सर्वेक्षण सदन के सामने किया है और वह भी यह इस सदन के सामने वो चीजें सब कुछ आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हुई हैं। और आज हम कहें ये जो प्रयास हुए हैं सरकार के द्वारा निरंतर किए जाने वाले प्रयास, उन प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक देश
के अंदर उन लोगों में माना जाता है जो हर एक स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर रिस्क से आज हम लोग एक ऐसे रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं जो रिस्क स्टेट से आप स्टेबल और निवेश के ड्रीम नेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। और उस राज्य ने अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। ये उत्तर प्रदेश की आज की नई पहचान, और इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने जिन मुद्दों पर अब प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन, ये त्रिवेणी हमें हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। हमने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं और उसी दिशा में आज प्रदेश सरकार ये प्रयास, ये बजट उसी का परिणाम है और उसी को हम आगे बढ़ाने के क्रम में आज यहां पर आए हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर जो अन्य विभिन्न मुद्दों पे जब चर्चा करने से पहले इस बजट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं उनकी ओर भी माननीय सदन आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम माननीय सदस्य उन पॉइंट के बारे में जानने की इच्छुक होंगे कि जो कुछ बातें यहाँ पे माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कही थी वह आखिर क्या है और उसके परिणाम कैसे सामने आने वाले हैं। खासतौर पर इंडस्ट्री 5.0 की हम वर्तमान में इंडस्ट्री 4.0 में चर्चा तो करते हैं। आपने आज देखा होगा कि अन्न मंत्री जी ने देश के अंदर पहली बार EI इम्पैक्ट समिट दिल्ली के अंदर चल रहा है। अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उस समिट में उपस्थित थे। 100 से अधिक देशों की उस समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश। भारत एक उस फील्ड का एक नया लीडर बनकर के उभरा है। उस दिशा में इंडस्ट्री 4.0 ने तो हमें ऑटोमेशन की तरफ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ और EI के माध्यम से हमारी बढ़त बढ़ाई। ये जो नया 5.0 की जो एक इंडस्ट्री जो 5.0 की हम बात कर रहे थे, इसमें अब जो टेक्नोलॉजी केंद्रित जो नया मॉडल सामने आ रहा है, मानव केंद्रित और मूल्य आधारित एक औद्योगिक व्यवस्था की पर आधारित होना है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है EI, आज औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख एनेल जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उस लोगों ने इस बजट में कहा है और इसी दिशा से जिन मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और मुझे देख के जहां एक ओर थी कि पूरा देश और पूरी दुनिया भारत की रही है, वहीं भारत मंडपम कार्यक्रम चल रहा है। यानी एक तरफ मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में अपने आप किया है, दुनिया के अंदर भारत के विश्वास को मजबूत किया है। और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं। इस शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस नेताओं का। यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर करें।
देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, जो इस बजट महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, उसमें मुख्य रूप जो घोषणाएं हुई हैं उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर इस बजट में जिसका प्रावधान किया गया है, खासतौर पर डाटा सेंटर की स्थापना के बारे में हम लोगों ने जो स्टेट डाटा सेंटर अथॉरिटी के गठन की बात की है। डाटा क्या है और इसके बारे में लगता है कि कुछ उदाहरण के साथ में मैं माननीय सदन का ध्यान भी आना चाहूंगा कि कैसे इसका इंपैक्ट और कैसे गेम चेंजर हो सकता है। और क्या है इसका, कैसे हो सकता है। यानी डाटा के बारे में आज पूरी दुनिया के अंदर ये मान्यता है। पहले एक समय था जब दुनिया अंदर ऑयल इकोनॉमी मानी जाती, यानी जिसके पास तेल है अर्थव्यवस्था पर उसका कब्जा है। जितनी भी अन्य टेक्नोलॉजी आई, जिसको आप आम टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं, या फिर अलग अलग समय में आई जिसका एकाधिकार था, उन लोगों ने उस पर अपना आधिपत्य करने का प्रयास किया। लेकिन आज के समय में जो होना है कि, और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है, यही आज के समय का सबसे बड़ा वो बनने जा रहा है, वो यही बनने जा रहा है। यही ही ऑयल का स्थान है और किस रूप में लेने जा रहा है, इसके बारे में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट उसकी है वो डाटा सेंटर की है। और कि जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर ने अपने कई हमने उसके लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना की कार्य बढ़ाया है। 2017 के पहले उत्तर के अंदर डाटा सेंटर नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने इसके बाद डाटा सेंटर स्थापित करवाई की है और अब तक हमारे पास कई डाटा सेंटर यूपी के अंदर स्थापित किए हैं और कई हमारे पास प्रस्तुत हैं। लेकिन उसका क्लस्टर किस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और ये जो नल के रूप में काम करेगा, इसकी उपयोगिता को हमें बहुत महत्वपूर्ण समझना होगा। खासतौर पर जो डिजिटल डाटा को स्टोर, उसको प्रोसेस करना और उसको मैनेज करना, ये तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं उसी हैं। और उसी दिशा से हम लोगों ने इस को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाया है, जिसमें हम लोग इस मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, अब तक शासन की जो कार्य प्रणाली थी, हमने डाटा सेंटर अथॉरिटी के गठन प्रक्रिया को क्यों आगे बढ़ाया। आप अक्सर देखते रहे होंगे, आप तो मैं हैं अध्यक्ष के रूप में भी, आपने इस सदन के माननीय स्पीकर के रूप में भी आप लंबे समय तक आपने कार्य किया है। आप देखते रहे होंगे और बहुत बार गलती मंत्रियों की नहीं होती है, या लेकिन उनके माध्यम से कोई एक तरीके को माध्यम नहीं होता है, वो अलग अलग डाटा अलग अलग समय में देते, एक ही चीज के आंकड़े अलग अलग समय में अलग अलग एक ही विभाग दे देता है। इससे बचने के लिए, क्योंकि सही डाटा नहीं हो, उसके अनुसार फिर कार्य योजना और उसके अनुरूप रणनीति नहीं तैयार कर पाते हैं। और इसके लिए एक ये व्यवस्था, हमारी अप्रोच हमारा क्या होता था, अब तक हमारा जो था वह
समस्या से समाधान की तरफ होता था, हम उसके बारे में ये कहते कि हमें फ्यूचर क्या करना है, इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। भाई आपने मुद्दा उठाया, किसी माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा उठाया, हमने उस समस्या का वहां पे समाधान करने के दिशा में कार्रवाई कर, लेकिन इंडिविजुअल का ही नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल होना चाहिए। इंडिविजुअल की बजाय यूनिवर्सल की दिशा में हम कार्य कर सकें, सबके लिए समान रूप से इसको लागू कर, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास, उसी भाव के साथ डाटा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, और जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्टिव की वजह प्रिडिक्टिव एंड प्रोएक्टिव रोल वह कैसे कार्य करता है, ये एक बड़ा कार्य होगा। और उसी दिशा से सरकार अब डाटा स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन की दिशा में कार्य है, जो प्रदेश का एक सुप्रीम रेगुलेटर आर्किटेक्ट के रूप में काम करेगा। इसमें डेटा इकट्ठा करना, उसको जोड़ने के असली गेम चेंजर क्रिटिकिंग है, यानी उसको कैसे हम आगे कार्य कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपने एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया था, लेकिन मैं आपको, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, एन्सेफेलाइटिस से वहां मौतें होती थी। हमारा ध्यान क्या होता था, पे कोई बीमार हुआ उसको उपचार मिल जाना चाहिए, उन्मूलन की तरफ हम नहीं गए। हम लोग 17 में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उपचार के लिए जो भी आपको पैसा लगाइए, सब कुछ ठीक करिए, हॉस्पिटल्स ठीक करवाइए, सब कुछ ठीक करो, लेकिन उन्मूलन पर हमारा फोकस होना चाहिए। हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किए, डाटा एकत्र करने के बाद हम लोगों ने इस बात पर फोकस किया कि इस बीमारी के पीछे क्या है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं होते थे इंडिविजुअल की ही हम उपचार की बात करते थे। आज भी होता क्या है, आपने आर्सेनिक की बात की, आपने कुछ क्षेत्रों में फ्लोराइड की समस्या आती है, आप देखते होंगे अलग अलग प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक जोन के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बीमारियां भी अलग अलग समय में देखने को मिलती है। हर जगह डेंगू नहीं, हर जगह इंसेफ्लाइटिस यूपी के अंदर नहीं होता, हर जगह नहीं होता, हर जगह कालाजार या चिकनगुनिया नहीं होता, ये सभी बीमारियां अलग अलग जगह में, या हर जगह कैंसर नहीं होता। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की बीमारियों को उसके क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप बीमारियां भी उसके अनुसार ही वहां पर देखने को मिलती है, वहां की जो भी जैव पारस्थिति है उसके अनुरूप देखने को मिलती है। हम लोगों ने वहां पे भी इस चीज को किया, डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा करने के बाद इस चीज को पाया कि आखिर ये जो मरीज हैं कहां से ज्यादा आ रहे हैं, कारण क्या है। हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे, और पहुंचे थे कि दो है जहां शुद्ध पेयजल का अभाव है, खुले में शौच लोग करते हैं, वहां पर इंसेफ्लाइटिस से मौतें ज्यादा है। अब उपचार की व्यवस्था, उपचार के लिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और हर घर में शौचालय का निर्माण, इस सरकार के द्वारा जो प्रोएक्टिव अप्रोच गवर्नमेंट का था, यूनिवर्सल अप्रोच गवर्नमेंट का था, इंडिविजुअल के लिए भी किया गया, लेकिन यूनिवर्सल जब किया गया, परिणाम क्या है, परिणाम है 1200 से 1500 मौतें होती थी। आप दलितों की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात है कि हम समाजवादी करते थे, लेकिन आप लोग भूल गए 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और हर 1200 से 1500 मौत अनुसूचित थी, अति पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबों के बच्चों की होती थी इंसेफ्लाइटिस से। और 17 तक देखने को मिली। ये सारे डाटा हमने एक साथ इकट्ठे करने के लिए टीम,
बहुत सारे संगठनों को हमने एक साथ जोड़ा था, बहुत सारे विभाग एक थे, और फिर हम लोगों ने जब एक साथ फोकस्ड कार्रवाई की, परिणाम क्या है? 19 के बाद इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो गया है। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी है और हर बच्चा बच गया है। हमने उसको आधार पर नहीं देखा है, हमने उसको किसी उस आधार पर, आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजना लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए, और इसीलिए सरकार इस बारे है कि मूल जानना बड़ा है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूत सूर, और जाति जाति का शोर मचाते कायर क्रूर। आप जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे, उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अतिथि के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी की पीड़ा नहीं थी, उनकी पीड़ा इस बात को रही होगी, आपकी पीड़ा तो इसलिए थी कि आप लोग ये चाहते थे कि वो आप लोगों का कुछ ना रहे और मंत्री ना बने। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लगे, परिवार से कैसे हट गए आए। और उसके लिए सरकार के प्रयास, आपके सिद्धार्थनगर इसका एक प्रकार का एपिसेंटर था। सबसे ज्यादा पेशेंट जो इंसेफ्लाइटिस के मरीज माने जाते थे आपके सिद्धार्थनगर जनपद से, और सबका उपचार गोरखपुर में ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में होता था। क्या दम तोड़ते थे लोग। बल आपके देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर अज्ञात बीमारी दिखाई जाती थी। मुझे याद है, मैं 2000 में बलरामपुर गया, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अज्ञात बीमारी से 10 बच्चों की मौत हुई। मैं भौचक था, मैंने कहा कि 2007 में इनसे ये जो है अज्ञात बीमारी है ये। तो मैं सांसद था, मैं हॉस्पिटल गया, मैंने देखा वहां पे जो लक्षण के बाद मैंने सीएमओ से मुलाकात की। और मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं सीएमओ से मुलाकात किया। अच्छा, मैंने कहा भी ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तो लक्षण है इंसेफ्लाइटिस के दिखते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार, हमारे पास उपचार की व्यवस्था नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। और इसलिए इन चीजों पर वो नहीं करते, इसलिए अज्ञात बीमारी बता करके मरना है तो मरने दीजिए। ये नहीं थी उस समय के, आपकी सरकार के समय के एक सीएमओ के। हम लोगों ने जब आए, हम लोगों ने व्यवस्था दी। आज इंसेफ्लाइटिस से मौत 0 है। पांडे जी देखिए, इस चीज को देखा जाना है, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। घोषणाएं बड़ी बड़ी करें लेकिन परिणाम न आए, उस परिणाम मतलब क्या है। आप घोषणाएं बहुत करें कि हमने 30 करोड़ रुपए में इतना काम कर लिया, क्या काम कर लिया। मैं तो जेपीएनआई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, इन सब की तो मैं चल चुका हूं, बता ही चुका हूं। लेकिन रिजल्ट क्या है, यूपी के ओवरऑल परसेप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा,
क्या दिया समाजवादी पार्टी ने, यह तो पूर्ण है। और आज हम क्या दे रहे हैं, हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाने का अधिकार दिया है। वो जाए और पूरी दुनिया के अंदर बोल सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, जो देश की आबादी का राज्य है, वो बोल सकता है। वो जा सकती भी, कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति सम्मान की निगाहों से देख, एक्सेप्शन दिया है। आज देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यमी, कल हमारे औद्योगिक मंत्री यहां बोल रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक है। हर बड़ा उद्यमी निवेश करने का इच्छुक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पिक एंड चूज कुछ भी नहीं। एक नीतियों के साथ हमने सबको जोड़ा, सब कुछ नीति के अंतर्गत सब कुछ संचालित हो रहा है। और उन्हीं चीजों के हम लोगों ने ये बातें यहां पर कहीं, और ये आईटी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, लेकिन इसमें डाटा ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, जो आपने कहा था ड्रॉप आउट रेट के बारे में। देखिए, हमारे लिए चिंता की शिक्षा में जो ड्रॉप आउट रेट रहा है, देखिए आपके समय में जो ड्रॉप आउट रेट था, ये लगभग 6 से 7% के आसपास था समाजवादी पार्टी के समय में। आज ये लगभग 0% से लेकर के 3 से। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था, हम इसको नीचे लाने में क्यों अलग अलग, ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूं, ये प्राइमरी कर रहा हूं मैं, लेकिन आज हम इसको हम लोग ड्रॉप आउट रेट को नीचे न्यूनतम लाने में क्यों सफल हुए हैं। पर देखिए, आम धारणा क्या थी, और सो रहा था, आपने सीएम कंपोजिट विद्यालय की बात की। इस सीएम कंपोजिट विद्यालय केवल हम एक जिले में पहले चरण में 2 दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसको न्याय पंचायत स्तर तक बनाना चाहते हैं। 8,000 पंचायतें हैं, 8,000 न्याय पंचायतों में 8,000 ऐसे बनाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इस बजट में भी हमने पैसा, हम गत वर्ष पैसा दे चुके हैं 150 का, इस बार भी हम पैसा दे चुके हैं। यानी पहले चरण में हवा क्षेत्र में 1-1 बन जाए, और 1-1 बनने के बाद फिर हम लोग इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। 18 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे एक पस के नीचे, एक छत के नीचे पढ़ेंगे। पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होंगे, पर्याप्त मात्रा छात्र होंगे, और एक ही कैंपस में शिक्षा के साथ साथ कौशल के बारे में जानकारी उनको मिलेगी। स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटी होगी, क्यों नहीं